यार हिस्ट्री में डेट्स का बहुत महत्व होता है। हिस्ट्री में डेट्स का कितना महत्व होता है? हिस्ट्री में डेट्स का उतना महत्व होता है जितना महत्व सब्जी में नमक का होता है। अगर सब्जी में नमक नहीं लगाया गया है, नमक नहीं डाला गया है, तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं आता। इसी तरीके से हिस्ट्री में डेट वाला क्वेश्चन ना पूछा हो तो हिस्ट्री का एग्ज़ाम दिए हैं ऐसा लगता भी नहीं है। इसलिए कोई भी क्लास हो, हिस्ट्री से डेट वाला क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट डेट याद करने वाले हैं। यार मैं कहानी से रिलेट करके याद कराऊंगा, एकदम मस्त से तुम्हें याद हो जाएगा। तो भैया चैप्टर का स्टार्टिंग का कहानी को याद करो। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक फ़ोटो था, तो उस फोटो को किसने बनाया था यार? फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था। इस फोटो का नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो कब बनाया गया था, चलो बताओ तो। 1948? नहीं यार नहीं, 1848 में बनाया गया था। तो साल 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने इस फोटो को बनाया था। उसके बाद इस टॉपिक में तो वैसा इम्पोर्टेंट डेट उट नहीं है। अगला टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था। लेकिन यार फ्रेंच रिवॉल्यूशन सीधे वो नहीं पूछेगा, बोलेगा कि फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था। तुम गड़बड़ा जाओगे। फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन भैया टोटल हिस्ट्री में 3 फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। सबसे पहला फ्रेंच रिवॉल्यूशन फर्स्ट जिसको तुम क्लास 9th में पढ़े थे, 1789 में हुआ था। सेकंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1830 में हुआ था। 1830 में बर्बन किंग को सिंहासन से नीचे उतार के लुइस फिलिप को सिंहासन में बैठा दिया था। लेकिन यार थर्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी 1848 में लुइस फिलिप को भी सिंहासन से हटा दिया गया और फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। उसके बाद वैसा रिवॉल्यूशन सब कुछ नहीं हुआ। बस हम लोग को 3 रिवॉल्यूशन को पढ़ना है। तो फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। चलो अब अगला इंपॉर्टेंट डेट की ओर बढ़ते हैं। यार नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? तुम सोच रहे होगे क्या क्वेश्चन पूछ रही है यार, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया। भैया जब नेपोलियन फ्रांस पर कब्जा कर लिया ना, तो वो चाहता था कि पूरा यूरोप पर मैं कब्जा कर लूँ। तो वो इधर उधर का देश में आक्रमण करना चालू किया। तो वो इटली में कब आक्रमण किया, तो उसका डेट है 1797। यार नेपोलियनिक कोड कब बना? भैया नेपोलियनिक कोड 1804 में बना था, इसलिए नेपोलियनिक कोड को सिविल कोड ऑफ 1804 बोला जाता है। समझ रहे हो ना, डेट से उसका नाम जुड़ा हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। यार बैटल ऑफ वाटरलू कब हुआ? तो ये तो सब कोई जानता है, 1815। बैटल ऑफ वाटरलू के बाद वियना सेटलमेंट हुआ, या फिर बोलो तो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ। तो ये ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ भाई? यार ये भी 1815 में ही हुआ। जैसे नेपोलियन हारा, किसके द्वारा नेपोलियन को हराया गया? प्रेब कंट्रीज के द्वारा, प्रसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के द्वारा। तो ये लोग वियना में आके पूरा यूरोप का नया से नक्शा बनाया, उसको ट्रीटी ऑफ वियना कहा गया। तो ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में साइन हुआ। भैया एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, गड़बड़ाओगे तो नहीं? मतलब ये भी इम्पोर्टेंट डेट ही है। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब चालू हुआ था, जरा बताओ तो। तुम सोच रहे होगे यार इतना जल्दी कैसे चालू हो जाएगा, वो तो अगला टॉपिक है ना। भैया मैं एक ऑर्डर से चल रहा हूँ, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19th सेंचुरी ऐसा कर रहा हूँ। तो यार ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 में चालू हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि लॉर्ड ब्रायोल का डेथ कब हुआ था? यार लॉर्ड ब्रायोल का डेथ 1824 में हुआ था। कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। सेकेंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसके बाद सेकेंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? जुलाई 1830। यार सेकेंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद गुजिपी मजीनी ने इटली में मोनार्की को ख़त्म करने के लिए, मतलब इटली को यूनिफाई करने के लिए पूरा जोर शोर से लग गया था। इसलिए इटली के मोनार्क ने उसको देश के बाहर भेज दिया था, मतलब देश के बाहर निकाल दिया गया था। 1831 में उसको देश के बाहर निकाल दिया। यार ड्यूक मैटरनिक ने एक चीज कहा था, व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो जुलाई 1830 में तो सेकेंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, फ्रांस ने छींक दिया। इसके बाद बेल्जियम का रिवॉल्यूशन चालू हुआ। खैर वो तो जुलाई 1830 में चालू हुआ और वो बेल्जियम और नीदरलैंड अलग हो गया। उसके बाद में ग्रीक ने अपना इंडिपेंडेंस जोर शोर से मांगे करने लगी और फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वारा
ग्रीक एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया गया। तो ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन हुआ था। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब साइन हुआ था तो बता देना 1830। यार जोल्वेरन क्या है जानते हो भैया? ये एक कस्टम यूनियन है। कस्टम यूनियन मतलब यार कुछ देशों का ग्रुप है जिसमें कि जर्मनी का अधिकतर स्टेट आ जाते हैं और प्रशिया आ जाता है। तो पहले जर्मनी 39 स्टेट में बटा हुआ था और हर स्टेट में अलग अलग करेंसी चलता था। साथ में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पार होने के लिए 5% टैक्स देना पड़ता था। तो ये सब को हटा के टोटल 2 करेंसी कर दिया गया और ये बीच में जो टैक्स उक्स देना पड़ता था उसको हटा दिया गया। तो जोल्वेरन मतलब यही कंट्री सब का ग्रुप ये सब चीज़ किया था। तो ये जोल्वेरन कब बना था? 1834 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। यार अब हम लोग आ गए हैं हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट में। भैया यूरोप में पूरा पॉपुलेशन बढ़ रहा था, एकदम स्पीड से जनसंख्या बढ़ रहा था। इससे क्या हुआ, गांव में जितना लोग थे उसमें से अधिकतर लोग शहर में ट्रांसफ़र होने लगे। अब भैया जो लोग गांव में खेती करते थे वो लोग अब शहर में चले गए, तो खेती कौन करेगा? थोड़ा मोड़ा लोग गांव में बचे थे तो वो लोग कितना खेती कर पाएंगे यार, अपना खाने भर का और थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा। तो यार गांव से अधिकतर लोग शहर में जाने लगे। इससे 2 प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, एक तो खाने की कमी हुआ, ऊपर से शहर में ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ गया। अब ये लोग शहर जा क्यों रहे थे यार? क्योंकि भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था उस समय शहर में फैक्ट्री लगा हुआ था। तो फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स का ज़रूरत होता है। तो शहर में इतने वर्कर्स चले गए कि वहाँ पर शहर में उतना वर्कर्स का ज़रूरत ही नहीं था, मतलब उतने वर्कर्स के लिए जॉब नहीं थे। तो बाकी वर्कर्स लोग क्या करेंगे? उनको तो काम नहीं मिला, ऊपर से खाना का कमी है। अब क्या हुआ चलो आगे देखते हैं। जितने भी लोग थे जिनको खाना उना नहीं मिल रहा था सब कोई रोड में आ गए और रिवॉल्यूशन चालू कर दिए। उस समय फ्रांस का गद्दी में बैठा हुआ था लुइस फिलिप बाबू। ये सब देख के तो लुइस फिलिप भाग गया यार ये सब जो इंसिडेंट बता रहा हूँ ना, ये 3rd फ्रेंच रिवॉल्यूशन है 1848। इसके बाद फ्रांस एक रिपब्लिक स्टेट बन गया, रिपब्लिक कंट्री बन गया। यार तुम्हारे हिस्ट्री बुक में एक पेज होगा जिसमें इम्पोर्टेंट डेट्स करके लिस्ट दिया हुआ है, तो उसमें देखना रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म और बहुत सारा वहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। उसमें से कुछ भी चीज़ आए ना यार तो उसका ईयर लिखना 1848। तुम सोच रहे होगे यार जब हिस्ट्री बुक में हमारा इम्पोर्टेंट डेट दिया हुआ है तो तुम इसका वीडियो को क्यों बना रहे हो? भैया यहाँ पर जो जितना भी डेट दिया हुआ है ना ये सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट आता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब यार फ्रेंच रिवॉल्यूशन से डेट ख़त्म हुआ, अब हम लोग दूसरा चीज़ से अब डेट उट देखेंगे, ठीक है? टेंशन मत लो। तुम सोच रहे होगे कि कितना फ्रांस रिवॉल्यूशन होता है, साला फ्रांस में खाली रिवॉल्यूशन होता है क्या करोगे यार, पढ़ना पड़ता है। यार इटली कब यूनिफाई हुआ? तो भैया ये बहुत लंबा प्रोसेस है। 1859 से शुरू हुआ और 1870 में फाइनली इटली एक नेशन स्टेट बन गया। अच्छा इसी तरीके से जर्मनी भी नेशन स्टेट शुरू में नहीं था लेकिन बाद में नेशन स्टेट बना। तो कब से शुरू हुआ और कब बना? तो यार 1866 से 1871 इतना टाइम लगा जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनने में। भैया इटली से तो कम टाइम लगा। हाँ यार वैसे 1871 में जर्मनी का राजा विलियम वन बन गया जो कि प्रशिया के ही थे। यार एक चीज़ याद रखना, जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए प्रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। यार इससे और एक क्वेश्चन बन सकता था कि विलियम वन कब जर्मनी के राजा बने? तो 1871। अब हम लोग जानेंगे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन का इम्पोर्टेंट डेट्स। यूनिफिकेशन ऑफ यूके भी बोल सकते हो। अभी मैं ये सब में डिफरेंस क्लियर कर दूंगा, तुम्हें इसमें कन्फ्यूज़न होगा कि ब्रिटेन किसको कहते हैं, इंग्लैंड किसको कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम किसको कहते हैं, सबको बता दूंगा अभी। देखो यार जब इंग्लैंड में अमीर लोग पार्लियामेंट में शामिल होने लगे ना तो चुपचाप से वे लोग प्लान करके राजा के मतलब मोनार्क के अधिकतर पावर को पार्लियामेंट में कब्जे में लेने का प्लान करने लगे। कुछ ऐसा नियम पार्लियामेंट में बनाने वाले थे कि देश में राजा तो रहे लेकिन सारा कंट्रोल राजा पे नहीं पार्लियामेंट पे रहे, पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकता है। तो फाइनली साल 1688 में पार्लियामेंट राजा का अधिकतर पावर को सीज कर लिया। तो यार डेट याद रखना, 1688 में पार्लियामेंट ने राजा का अधिकतर पावर को सीज कर लिया। सीज करने के बाद अब इंग्लैंड तो अकेला था, लेकिन भैया इंग्लैंड के बगल में 2 देश था, एक था वेल्स और दूसरा था स्कॉटलैंड। तो यार
वेल्स को तो ऐसे ही अपने में शामिल कर लिया, लेकिन स्कॉटलैंड को ऐसा ही शामिल नहीं किया। स्कॉटलैंड को शामिल करने के लिए वो एक एक्ट साइन किए, एक्ट ऑफ यूनियन। तो ये एक्ट साइन करने के बाद स्कॉटलैंड भी इंग्लैंड का हिस्सा बन गया। लेकिन भैया स्कॉटलैंड, वेल्स सबको इंग्लैंड में शामिल करने के बाद नाम भी इंग्लैंड रहे, तो इससे स्कॉटलैंड के लोग खुश नहीं होंगे। इसलिए ये लोग सोचे कि हमारा देश का अब दूसरा नाम रखा जाए। हमारा देश का नाम अब ग्रेट ब्रिटेन रहेगा। अब इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड बोला जाएगा तो सिर्फ पर्टिकुलर एरिया को इंग्लैंड बोला जाएगा। अब इसका नाम ग्रेट ब्रिटेन रहेगा। इतना तक समझ में आ गया कि ग्रेट ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स। लेकिन यार इतना ही में ये लोग का पेट नहीं भरा, समझ रहे हो ना। अंग्रेज लोग इतना लोभी होते ही हैं भाई, ये लोग का पेट जल्दी भरता नहीं है। बगल में एक और देश था आयरलैंड। तो यार ये लोग आयरलैंड का जाति का फ़ायदा उठाने का ट्राई किए। आयरलैंड के नॉर्थ हिस्से में अपना जात का लोग ज़्यादा रहते थे। तो यार ये लोग अपना जात के लोग को पैसा सब देने शुरू किए, सपोर्ट सब करना शुरू किए। तो ये आयरलैंड के नॉर्थ हिस्से वाले लोग इससे हाथ मिलाना चालू किए कि यार इंग्लैंड के लोग बहुत बढ़िया हैं, हम लोग इंग्लैंड से रहना चाहते हैं। ऐसा कह के वे लोग इंग्लैंड की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, यार मैं भी इंग्लैंड इंग्लैंड बोल रहा हूँ। इसके बाद वे लोग नॉर्थ आयरलैंड को भी ब्रिटेन में शामिल करना चाहते थे। लेकिन यार जब साउथ आयरलैंड के लोग को पता चला कि मेरा नॉर्थ आयरलैंड को ये ब्रिटेन वाले लोग अपने में शामिल करना चाहते हैं, तो 1798 में ये लोग रिवॉल्यूशन चालू कर दिए। लेकिन यार वे लोग ब्रिटेन के सामने ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, उसका रिवॉल्यूशन ख़त्म हो गया और फाइनली 1801 में नॉर्थ आयरलैंड भी ब्रिटेन में शामिल हो गया। जब नॉर्थ आयरलैंड भी ब्रिटेन में शामिल हो गया तो इसका नाम हो गया यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर देख सकते हो